हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सौरभ दिस साइड। आज मैं आपके साथ एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर केस स्टडी डिस्कस करने वाला हूँ। जी हाँ, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग ने एक सीरीज स्टार्ट की, द फेल स्टार्टअप सीरीज। और इस सीरीज के अंदर हम लोग उन कंपनीज के बारे में बात करते हैं जो फेल हो गए, कोलैप्स हो गया, फिर बर्बाद हो गए। आज हम लोग बात करने वाले हैं टेक्स्ट फॉर श्योर के बारे में, और ये जो केस स्टडी है, ये सीरीज का थर्ड एपिसोड रहने वाला है। अगर हम लोग बात करें इस कंपनी की, तो ये कंपनी 2011 में स्टार्ट हुई थी। लाइफ टाइम में इन्होंने $26 मिलियन के आसपास का फंडिंग रेज किया। 2015 में ये कंपनी बिक जाती है अप्रोक्सीमेटली $200 मिलियन की प्राइस के ऊपर। ओला इसको एक्वायर कर लेते हैं और ये जो कंपनी 2016 में बन जाती है। तो ऐसा क्या हो गया कि कंपनी जीरो से $200 मिलियन तक का जर्नी ट्रैवर्स करती है, अपना जर्नी ट्रैवल करती है, $26 मिलियन का फंडिंग रेज करती है और फिर बंद हो जाती है। ऐसे क्या रीजन है जिसकी वजह से कंपनी बुरी तरह फेल होगी, बर्बाद होगी, बंद होगी? चलिए हम उन रीजंस को समझने की कोशिश करते हैं। रीजन नंबर 1 बिहाइंड द फेलियर वाज नो आइडिया अबाउट द साइज ऑफ द ओशन। अगर हम लोग बात करते हैं ओला की, ओला को भी साइज का पता नहीं था, अंदाजा नहीं था, लेकिन उस साइज ऑफ ओशन का अंदाजा उसी बात से लगाया जा सकता कि ऊबर जैसा एक बड़ा प्लेयर इंडियन मार्केट के अंदर एंटर कर रहा है। वो प्लेयर जो ऑलरेडी बिलियंस ऑफ डॉलर्स रेज कर चुका है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर चुका है, और उतने पैसे खर्च करने के बाद वो इंडियन मार्केट के अंदर आ रहा है। अगर इतना बड़ा प्लेयर जो अमेरिका, यूरोप, चाइना, इतने कंट्रीज के अंदर इतने अलग अलग लोकेशंस पे अपने ऑपरेशंस रन कर रहा है और यहाँ पर इतने सारे पैसे खर्च कर चुका है, अगर वो कंपनी अगर इंडिया के अंदर आ रही है, ऑब्वियस सी बात है उसकी नजर बहुत बड़े मार्केट के ऊपर है। तो ये चीज ओला बहुत अच्छे समझ गया था, लेकिन टेक्स्ट फॉर श्योर इस चीज को बिल्कुल नहीं समझ पाया था। यहाँ पे ये गलती टेक्स्ट फॉर श्योर को बहुत ज्यादा भारी पड़ने लगी। यहाँ पे ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, रीजन आगे वाले पॉइंट में आएगा। तो रीजन नंबर 2, नो क्लैरिटी ऑफ द गोल स्टेटमेंट, या फिर हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं लैक ऑफ गोल स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ओला को जब पता चला कि उबर एंटर कर रहा है इतनी बड़ी फंडिंग के साथ, उनका गोल स्टेटमेंट क्लियर था, आई एम द फर्स्ट मूवर एंड आई विल बिकम द किंग ऑफ द मार्केट। उनका गोल स्टेटमेंट हमेशा से क्लियर था कि मेरे को किंग साइज ऑक्यूपाई करने का है, मेरे को मार्केट लीडर बनने का, उनको डोमिनेंट पोजीशन चाहिए। यही चीज जो थी वो मिसिंग थी टेक्स्ट फॉर श्योर के बारे में। अगर हम लोग बात करते हैं तो टेक्स्ट फॉर श्योर का ऐसा कुछ पर्पस ही नहीं था, उनको इस बारे में कोई क्लैरिटी ही नहीं था कि यार हमको एक गोल स्टेटमेंट भी बनाकर आगे बढ़ने की जरूरत है, हमको उस विजन को फुलफिल करने की जरूरत है। बात करते हैं ओला की, तो ओला का विजन बिल्कुल क्लियर था कि हमको मार्केट लीडर बनना, और चाहे उसके लिए हम लोग को जो भी चीज करना पड़ेगा। एक और बात ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे ओला को पता चल चुका था कि जो ब्लू ओशन में अब तक वो खेल रहे थे, अब वो ब्लू ओशन रेड ओशन बनने वाला है यहाँ पे। और रेड ओशन के अंदर आप छोटी मछली बनकर बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर सकते। यू कैन नॉट सर्वाइव बाय बिकमिंग और रिमेनिंग अ स्मॉल फिश, यू विल हैव टू बिकम अ शार्क और अ व्हेल यहाँ पे। तो यार यहाँ पे इतना बड़ा जो कॉम्पिटिटर जो मार्केट के अंदर आ चुका था, उसको बहुत अच्छे से, बहुत ही फोरसाइटेड तरीके के साथ उन्होंने समझा और उसको एनालाइज करने की कोशिश की, और धीरे धीरे उसी के लिए अपनी प्लानिंग प्रिपेयर कर रहे थे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो फेलियर के लिए जो रीजन था वो था पॉइंट नंबर 3, चेजिंग द बैकलाइट ऑफ ओला। यहाँ पे ये चीज बहुत ज्यादा बुरी तरह से मतलब कारीगर हुई इसकी बर्बादी के पीछे। यहाँ पर क्या हो रहा था, ओला ने लगभग 250 करोड़ के आसपास का फंडिंग रेज किया जुलाई 2014 के आसपास, और अगस्त 2014 में उन्होंने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए और वो कंटिन्यूअसली अलग अलग सिटीज के अंदर एक्सपांड करते हैं। अगर हम लोग बात करते तो लगभग 2 महीने के अंदर में उन्होंने 9 सिटीज के अंदर एक्सपांड किया। 10 सिटीज से टोटल 19 सिटीज के अंदर वो अपनी सर्विस देना स्टार्ट कर चुके थे। एक और बात यहाँ पर बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि उन्होंने अपने जो है ड्राइवर के जो इंसेंटिव्स थे उसको बढ़ा दिया, और कस्टमर का जो कॉस्ट जो था उसको घटा दिया। तो यहाँ पे उनके पास कस्टमर्स भी ज्यादा आने लगे, ड्राइवर्स भी ज्यादा आने लगे, तो उनका जो प्लेटफॉर्म था काफी बड़ा हो रहा था, काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो रहा था यहाँ पे। अब यहाँ पे ये जो चीज जब कर रहा था ओला, वो टाइम पे उबर अपनी स्ट्रेटेजीज बना रहा था, अपने अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहा था, अपने एक्सपेंशन कर रहा था, लेकिन वो टाइम पे टेक्स्ट फॉर श्योर बैकर से ऑब्जर्व कर रहा था, हालांकि क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन वो टाइम पे वो एक्शन मोड में नहीं था, वो ऑब्जर्वेशन मोड में था। उनको लगा कि यहाँ पे जो है ओला का फंडिंग थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा और फिर बाकी जो चीजें वो नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन लैक ऑफ फोरसाइटेडनेस ये सबसे बड़ा बर्बादी का कारण बना। तो यहाँ पर ये जो रीजन नंबर 4 है, लैक ऑफ फोरसाइटेडनेस, ये गलती टेक्स्ट फॉर श्योर ने की। उन्होंने कभी ये चीज समझा ही नहीं कि अगर ओला इतना एग्रेसिवली एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है, इतना ज्यादा तेजी के साथ अगर फंड्स खर्च कर रहा है, तो ऑब्वियस बात है उसने आगे के लिए प्लान बनाया होगा। ये चीज टेक्स्ट फॉर श्योर ने बिल्कुल नहीं समझी। एक और बात बता देना चाहता, ओला उन कंपनीज में से था जो एक कंपनी से फंडिंग ले रही तो दूसरी कंपनी से ऑलरेडी बात कर रही थी कि हमको फंडिंग रेज करना है, और तीसरी कंपनीज के फंडिंग रेज करने के लिए ऑलरेडी उनके पास प्लान हुआ करते। तो वो बहुत ज्यादा दूर तक सोच रहे थे, बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनरी सोच रहे थे, अपने गोल स्टेटमेंट की तरफ डेडिकेटेड थे। अगर मैं बात करें टेक्स्ट फॉर श्योर की, तो वो ये सारी चीजों के लिए मिसिंग था। यहाँ पे ये सारी चीजें बिल्कुल प्रेजेंट नहीं थी। अब यहाँ पे सबसे बड़ा शॉक कब लगता है ये जो कंपनी जो है टेक्स्ट फॉर श्योर इसको, कि यार यहाँ पे जब 2014 सितंबर के महीने में
ओला को वापस से $210 मिलियन का फंडिंग मिल जाता है। जी हाँ, इस बार सॉफ्टबैंक और टेंसेंट ग्रुप से फंडिंग मिल जाता है और ये सबसे बड़ा शॉक था। तो यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 5, लेट एग्जीक्यूशन। इनको भी स्ट्रेटेजीज दिख रही थी, ये भी अपनी स्ट्रेटेजीज प्रिपेयर कर रहे थे, लेकिन इन्होंने बहुत लेट एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया। अब सितंबर में वो अपना प्लान स्टार्ट करते हैं और ओला का कॉपी पेस्ट ये भी करना स्टार्ट करते हैं। तो ओला की अगर हम लोग बात करते हैं, ओला 2010 में स्टार्ट हुआ था, 2014 आते आते उनका जो रेवेन्यू जो था, मतलब जुलाई से पहले तक की अगर हम लोग बात करें तो वो 51 करोड़ के आसपास का था। लेकिन अगर हम बात करते हैं, उन्होंने जब फंडिंग वगैरह रेज किया और इसके बाद जो लोग खर्च करने लगे, एग्रेसिवली एक्सपैंड करने लगे, तो यहाँ पर उनका जो रेवेन्यू जो था वो लगभग 400 से 500 करोड़ के आसपास तक जंप कर चुका था। तो रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो वो अप्रोक्सीमेटली 9 to 10 टाइम्स ग्रो कर चुका था और उसी के साथ उनके लॉसेस भी बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे थे। एक और चीज बता देना चाहता है कि ओला का पर राइड कॉस्ट जो था वो लाइक 200 रुपीज के आसपास पड़ रहा था। यहाँ पे लगभग मतलब 50 रुपए अर्न कर रहा है तो 200 रुपए उसको खर्च करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने भी खर्च करना स्टार्ट किया, इन्होंने भी अपने ड्राइवर्स के इंसेंटिव्स बढ़ाए और राइड का जो कॉस्ट था उसको कम करने की कोशिश की। तो यहाँ पे फिर भी ये जो कंपनी है, इनको लगभग 150 रुपीज पर राइड पे करना पड़ा था, पर राइड 150 रुपीज का लॉस हुआ था। अभी लॉस ओला बियर कर सकता है, रीजन ओला ने ऑलरेडी फंडिंग रेज कर चुका था, लेकिन यहाँ पे इनका उतना ज्यादा फंडिंग नहीं था। अगर बात करते इनके डेली राइड्स की, तो पहले ये 8000 राइड सर्व किया करते थे, अब वो लगभग 40,000 राइड्स पर डे सर्व करने लगे यहाँ पे। और एक्सपेंशन उतना ज्यादा बिल्कुल नहीं था, एक्सपेंशन की तरफ भी उनका उतना फोकस नहीं था जितना ऑलरेडी ओला और उबर कर रहे थे यहाँ पे। एक और बात जो हम लोग को बहुत ज्यादा यहाँ पे नोटिस करने की जरूरत है वो ये कि ये जो कंपनी है टैक्सी फॉर श्योर लगभग 3 से 4 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रहा था विदाउट एनी काइंड ऑफ लॉसेस बाय 2013। लेकिन अब जो मार्केट की जो सिचुएशन थी वो पूरी तरह चेंज हो चुकी थी और मार्केट जो ब्लीड करना स्टार्ट कर चुका था। तो अब जहां उनके रेवेन्यू बढ़े, रेवेन्यू अप्रोक्सीमेटली 50 करोड़ के आसपास जंप कर चुके थे, लेकिन उनके लॉसेस भी बहुत ज्यादा हो रहे थे। अप्रोक्सीमेटली उनके लॉसेस भी 200 करोड़ के आसपास पहुंच गए थे। तो ये यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशन थी इन लोगों के लिए, बहुत ज्यादा ड्रास्टिक सिचुएशन थी। अब यहाँ पे जैसे उनके रेवेन्यूज बढ़ रहे थे, इन्वेस्टर्स खुश हो रहे थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर जो है ओला अलग गेम प्लान पे पहुंच चुका था। ओला जो है अपनी स्ट्रेटेजीज पहले बना चुका था और वो अब उनके ऊपर एग्जीक्यूशन कर रहा था। जब ओला एग्जीक्यूट कर रहा था यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा था और उसके बाद वो यहाँ पे अपनी जो स्ट्रेटेजीज थी उसको बिल्ड करने में लगा था। तो स्लो एग्जीक्यूशन और एक और चीज स्लो मूवर, ये दो चीजें बहुत ज्यादा घातक साबित हुई इस कंपनी के लिए। अगर हम लोग बात करते हैं कस्टमर एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पे ओला वाज ऑलवेज प्रिपेयरिंग फॉर एनरिचिंग कस्टमर एक्सपीरियंस। जैसे कि अगर हम बात करते हैं फ्लिपकार्ट की, अमेजॉन की, तो ये जो कंपनीज है ये भले ही मतलब मार्केट साइज के अंदर किंग बनने की कोशिश कर रहे थे और ये जो कंपनीज है कंटिन्यूअसली अपने जो कस्टमर एक्सपीरियंस है उसको एनरिच करने की कोशिश कर रहे थे। अगर बात करें तो ओला की, तो ओला अपने अपने प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशंस कर रहा था और मार्केट के अंदर क्रिएटिव चीजें लेकर आ रहा था। अगर बात करते हैं ओला मनी लेकर आया, फिर उन्होंने अपने कस्टमर एक्सपीरियंस को और ज्यादा अच्छा बनाने की कोशिश की। ये सारी चीजें मिसिंग थी टैक्सी फॉर श्योर के अंदर। तो ये जो पॉइंट है ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हुआ कि लाइक नो फोकस ऑन कस्टमर एनरिचमेंट या कस्टमर के एक्सपीरियंस को अपग्रेड करने के लिए इन लोगों के पास कोई फोकस नहीं था। अब यहाँ पर जो सबसे खतरनाक जो पॉइंट जो था वो था लैक ऑफ गुड टाइमिंग। यहाँ पे अगर बात करें थोड़ा बैड लक था ये टाइम पे की बात करते 2014 दिसंबर के महीने की, तो यहाँ पे वो जाते अमेरिका फंडिंग रेज करने के लिए और उन्होंने लगभग 23 इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग्स फिक्स करके रखा था। तो वहाँ अमेरिका पहुंचते और उनको न्यूज मिलती है कि इंडिया के अंदर में उबर के एक ड्राइवर ने एक लड़की के साथ रेप कर दिया। अब ये चीज बहुत ज्यादा खतरनाक थी उनके लिए और ये जो न्यूज जो थी पूरी एकदम आग की तरफ फैलने लगी। जितने भी इन्वेस्टर्स थे वो लोग अपना हाथ पीछे खींचने लगे, कोई भी फंडिंग देने के लिए रेडी नहीं है यहाँ पे। तो फिर थोड़े दिनों तक वो पुश करते रहे, पिच करते रहे, लेकिन फिर भी उनको कोई फंडिंग नहीं मिल रही थी यहाँ पे और वो उनको इवेंचुअली फिर इंडिया वापस आना पड़ा। इंडिया में आकर देखा तो वहां पर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे। इनके जो सीईओ थे रघुनंदन सर, ये काफी ज्यादा इंस्पायरिंग पर्सन है। बिल्कुल इन्होंने अपनी कंपनी के बारे में फिर भी सोचा, कंपनी के बारे में बिल्कुल सोचते रहे, लेकिन फिर भी ऑब्वियस सी बात है वो भी बहुत ज्यादा मजबूर हो गए थे यहाँ पे। और लाइक यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि लाइक थोड़ा लीडरशिप के अंदर थोड़ी कुछ कमी रह गई थी जिसकी वजह से कंपनी बुरी तरह बर्बाद हो गई, बुरी तरह फेल हो गई। अच्छा थोड़ी चीजों को आगे लेकर चलते हैं यहाँ पे। तो वो फिर इंडिया वापस आते और इस बार जो था यहाँ पे अब वो इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे, एंजल इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे, लेकिन एंजल इन्वेस्टर्स मिल नहीं रहे यहाँ पे। इवेंचुअली इस कंपनी के जो कुछ पहले के जो इन्वेस्टर्स थे वो उनको सजेस्ट करते कि ओला इज इंटरेस्टेड इन बाइंग योर कंपनी एंड देन फाइनली वो डील कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे $200 के आसपास की जो डील है वो साइन कर लेते हैं। फरवरी 2015 में डील साइन होती है और यहाँ पे ओला एक और प्रॉमिस करते हैं कि वो बहुत सारे एम्प्लॉइज को नहीं निकालेगा और यहाँ पे उनकी जो कंपनी कंटिन्यू कर देगी। 2016 की जब हम लोग बात करें, 2016 आते आते इस कंपनी को बंद करना पड़ा। रीजन ओला के जो है कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे और यहाँ पे उनको एक और चीज की बहुत ज्यादा अच्छे से समझ हो चुकी थी यार, यहाँ पे दो अलग अलग ब्रांड्स रन करना
एक अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती। तो इन्होंने इनकी एम्प्लॉइज को फायर करना स्टार्ट कर दिया और धीरे से कंपनी फिर बंद कर दी। तो यहाँ पे ये था केस स्टडी ऑन टैक्सी फॉर श्योर। अगर इस बिजनेस के बारे में हम लोग बात करते हैं, इस कंपनी के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे लैक ऑफ फोरसाइटेडनेस, स्लो एग्जीक्यूशन, स्लो प्लानिंग, लेथर्जिक एटीट्यूड, लैक ऑफ फोरसाइटेडनेस, इनएडिक्वेट लीडरशिप, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा घातक थी। लेकिन एक और चीज जो था वो था लैक ऑफ गोल स्टेटमेंट। अगर आपकी कंपनी के अंदर गोल स्टेटमेंट नहीं है, आप अपना मिशन डिसाइड नहीं कर सकते, आप अपना विजन डिसाइड नहीं कर सकते। ओला के पास विजन था, ओला के पास एक मिशन था। इफ यू डू नॉट हैव अ मिशन यू कैन नॉट सक्सीड, बिकॉज यू नीड टू चेज गोल्स एंड नॉट द बैकलाइट ऑफ अदर्स। तो आपको ये चीज समझने की जरूरत है। इनकेस अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इनकेस आप मेरे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे दिए हुए लिंक के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।